Hello, my dear friends. In previous lecture, we discussed about the plane polarized light, then optical activity. So, I explained you how plane polarized light is obtained, and by using plane polarized light in polarimeter, how can we decide the optical activity? This thing we discussed. Optical activity we discussed. I explained which symbols are useful. In optical activity, if any organic compound rotate the plane polarized light right side, then it is dextrorotatory, positive sign, and it is denoted by small d also. If plane polarized light rotate left side, or it is called anti-clockwise, then it is called levorotatory, denoted by small l or negative sign. And for any compound, if we consider the dextrorotatory and levorotatory, both are present in it, then dextro and levo both are called isomers to each other. Another thing I discuss with you, that is chirality. Chirality I explained by taking the example of the left and right hand, left leg and right leg. This hand and leg both are called chiral object. This glass and this circle both are called achiral object. What is the difference in chiral and achiral? Chiral means they are non-superimposable to each other, and here they are the superimposable to each other. यहाँ मैंने एक बात ये भी बताई थी कि हाथ जोड़ना नहीं है, और ये पैर जो सामने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना है। जैसे आप वो एक्सरसाइज करते हो, बटरफ्लाई करते हो, उसमें दोनों पैर ओवरलैप हो जाते हैं, उसको सुपर इम्पोज नहीं बोलते। ठीक है, सेम कंडीशन में यही इमेज इसके ऊपर आ जानी चाहिए। जैसे कि ये इसके ऊपर पूरी फिट आ जाती है, इसके ऊपर ये पूरी फिट आ जाती है, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, अब किरालिटी और कायरालिटी, उसका ग्रीक मीनिंग होता है, ये जो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, उसको बोलते हैं हैंडनेस। और अगर इससे भी सिंपल वर्ड में हम जाना चाहे तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक मोलेक्यूल। उसका मतलब ये हुआ कि जिसमें कायरालिटी प्रेजेंट है वो मोलेक्यूल एसिमेट्रिक होगा। इस सेंटेंस का मीनिंग, अगर ये सेंटेंस आपको डिफिकल्ट लगे तो मैं भी बोल रहा हूँ, इसकी जगह पे वो सेंटेंस लिख लीजिएगा। कायरालिटी का मतलब molecule is asymmetric. I repeat again, if chirality is present then molecule is asymmetric. देखते हैं यहाँ पे एक बार फिर, आप एक एक चीज धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हैंड और इट्स मिरर इमेज, लेग एंड इट्स मिरर इमेज, ये कायरल है और ये एकायरल है। एकायरल का सीधा मतलब होता है सिमेट्रिकल। मगर कि एनी ऑर्गेनिक compound is achiral, then directly you can say that compound is a symmetrical compound. If I say any organic compound is the chiral, then it is a asymmetric compound. इसका सीधा मतलब होता है asymmetric,
ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, समझ लेना। इसको आप ऐसे मत जोड़ देना कि कायरल मतलब सिमेट्रिक, ए कायरल मतलब एसिमेट्रिक। वो बोलने में अच्छा लगता है लेकिन ये गलत है। ए कायरल मतलब सिमेट्रिकल, कायरल मतलब एसिमेट्रिकल। आप ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अल्फ़ाबेट ए जो है वो सिमेट्रिकल है, सी जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो ए एंड इट्स मिरर इमेज, दे आर द ए किराल और कायरल, एंड दिस वन इज द किराल मीन्स एसिमेट्रिक। वीडियो पॉज करके एक बार समझ लेना, ठीक है, कि कायरालिटी मतलब एसिमेट्रिक मोलेक्यूल, ए कायरालिटी मीन्स सिमेट्रिकल मोलेक्यूल। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको डिसाइड करना है कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कैसे डिसाइड करते हैं, तो जिसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। जैसे कि ताजमहल, वो सिमेट्रिक। समझा देता हूं मैं आपको। लेट अस डिस्कस। Suppose I have alphabet A. So alphabet A I can divide into equal to part, two half. अगर मेरे पास है अल्फाबेट C, then C cannot divided into equal to parts. So इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है। समझ रहे हैं आप? ये देखिए, ये ग्लास, इसको मैं इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ये सर्कल जो है इसको भी इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन हम हमारे हाथ को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप ये सेंटेंस पढ़िए। इफ मोलेक्यूल इज किराल, कायरल मीन्स asymmetric. Asymmetric means it cannot be divided into two equal halves. इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो इक्वल पार्ट, एग्जैक्ट इक्वल पार्ट पॉसिबल नहीं है। अगर इक्वल दो पार्ट पॉसिबल नहीं है, देन दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल इन इट्स मिरर इमेज। तो ये जो पॉइंट है, इसमें से हम कितना निकाल सकते हैं? ये कायरलिटी जो आपने लिखी है इन प्रीवियस लेक्चर, तो ये जो फिगर है यहाँ तक हमने डिस्कस किया, और मैंने ये बोला था आप लोगों को कि आप जो है सिर्फ ये डेफिनेशन लिख लेना, ये डायग्राम नेसेसरी नहीं है। ये फिगर और ये फिगर आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको समझना है। हाँ, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो अल्फ़ाबेट से, ठीक है, कि फॉर दिस अल्फ़ाबेट द अल्फ़ाबेट एंड इट्स मिरर इमेज इज सुपर इम्पॉसिबल, एंड दिस अल्फ़ाबेट एंड देयर मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल। अब मैं कायरालिटी को थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल रिगार्डिंग द कायरालिटी. So let us discuss once again this point. In short, what is the meaning of chirality? Chirality means asymmetric. Chirality means asymmetric. Asymmetric means इसके नीचे cannot be divided into two equal halves. No equal part. No equal part means what? Non super impossible.
सिर्फ ये 4 वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो पूरा कायरालिटी कंसेप्ट अब समझ लीजिए कि आपने एब्सॉर्ब कर लिया। आई एम रिपीटिंग अगेन। Chirality means asymmetric molecule. Asymmetric molecules means you cannot divide it into equal halves. It means the object and its mirror image is non superimposable. अभी तक एक बात देखिएगा, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर नहीं आया हूं, अभी आपको सिर्फ कायरालिटी एकायरालिटी समझा रहा हूं। ठीक है, तो the same concept you can apply on organic molecule. If any more organic molecule in 3D is superimposable on its mirror image, then that organic molecule is a chiral molecule, means asymmetric molecule, means that molecule cannot be divided into equal two halves, and that molecule and its mirror image are non superimposable. Is it clear? So especially in stereochemistry, achirality is not that much important. Chirality is important. Listen this statement carefully. I will repeat it 2 times. If organic molecule is a chiral, then it is optically active. If organic molecule is achiral, then optically inactive. What is the meaning of optically active? Means it can rotate plane polarized light either right side or left side, or you can say clockwise or anti-clockwise. If organic molecule is achiral, then it is optically inactive, then it cannot rotate plane polarized light either right side or left side, or you can say clockwise or anti-clockwise. So those molecules which possess chirality, they can be dextrorotatory, levorotatory, or both. Those molecules which cannot rotate the plane polarized light, then there is no concept of dextrorotatory and levorotatory, my friends. So let us discuss by one example. And that is, see here, read this point carefully, this one. The chirality is a, मैं अब ये मान लेता हूं कि आपको ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया है। इस पॉइंट का ऑपोजिट पॉइंट जो है वो आपको ऐसे ही समझ लेना है, फिर भी मैं बोल देता हूं एक बार। इफ द मोलेक्यूल इज ए कायरल, चलिए उसको पहले लिख लेते हैं, ऑपोजिट स्टेटमेंट, बाद में मोलेक्यूल। मैं धीरे धीरे आ रहा हूं क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझाना है। कायरालिटी का तो मैंने समझा दिया। अब मानो कि कोई मोलेक्यूल ए कायरल है, तो इसका मतलब ये होता है कि वही मोलेक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल है। जैसे कि ये सर्कल है, ये ग्लास है, ताजमहल है, स्क्वायर है। कुछ अल्फ़ाबेट मैंने बताए थे आपको, जो WXA हमने प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट किए थे। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो आप डिवाइडेड इट इनटू हाउस, इसके 2 इक्वल पार्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है। ये ध्यान में रखिए। ये देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि ये ग्लास और ये सर्कल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट लेके समझा रहा हूं ताकि आपका दिमाग में पूरा आ जाए। अब एक बार
यहीं पे वीडियो पॉज करके आप कायराल के बारे में बोलिए, इसके ऑपोजिट पॉइंट, या तो कायराल का आप पहले प्रिपेयर करिए, यही पॉइंट ये जो है इसको इसके साथ कंपेयर करिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए मैं कंपेयर करता हूं, ये है कायरालिटी, ये है ए कायरालिटी, ठीक है। कायरालिटी का मतलब होता है कि सिमेट्री, एसिमेट्री। ए कायरालिटी का मतलब होता है सिमेट्री। कायरालिटी का मतलब होता है कि मोलेक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस। हियर मोलेक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस। अगर कायरालिटी प्रेजेंट है तो द ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज, और यू कैन से द ऑर्गेनिक मोलेक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल। अगर ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिक मोलेक्यूल ए कायरल है तो दैट ऑब्जेक्ट और मोलेक्यूल और इट्स मिरर इमेज इज सुपर इम्पोसिबल। जब भी नॉन सुपर इम्पोसिबल या सुपर इम्पोसिबल का कंसेप्ट आए तो आपको ये दोनों देख लेना है और ये दोनों देख लेना है। ये मिरर इमेज ऑफ हैंड एंड लेग एंड ग्लास एंड सर्कल। बार बार देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं इसी पॉइंट पे। तो जहां पे भी कायरालिटी प्रेजेंट है, इफ कायरालिटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मोलेक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, मैंने वही समझा दिया कि अगर मोलेक्यूल कायरल है तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड दैट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर से रिपीट करता हूं, इफ ऑर्गेनिक मोलेक्यूल इज कायरल। अब बात ये आती है कि हमारे पास तो मिरर है नहीं, हम मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कैसे करेंगे। ये आप टेंशन छोड़िए, वो तो मैं सीधा थियोरिटिकल बताऊंगा कि आप कैसे कायरालिटी डिसाइड कर सकते हो, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सिर्फ आप इतना सोचिए कि जो मोलेक्यूल कायरल है वही ऑप्टिकली एक्टिव है, and it can rotate the plane polarized light either right side or left side। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं जिसमें कायरालिटी प्रेजेंट है। 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, ब्रोमो क्लोरो आयोडोमीथेन, 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, all these molecules are chiral molecules। कैसे? तो मैं पहला ले लेता हूं, ये 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन। पहले आप फॉर्मूला लिख लो, CH3 CH2 CH CH3, ये रहा फॉर्मूला 2 क्लोरो ब्रोमोब्यूटेन। अब आपको इसमें कायरल सेंटर फाइंड करना है, ये 4th नंबर पॉइंट, कायरल सेंटर। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। अगर आपको लगे कि यहाँ इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दिया है तो आप अपने आप थोड़ा शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे जो कंसेप्ट समझाना है वही कंसेप्ट आपका जो बुक में वो होना चाहिए, ठीक है। और मुझे कुछ ज़्यादा राइटिंग नहीं चाहिए, सीधा क्लियर कट कंसेप्ट लिखिए। देखिए, अब मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनिएगा। In any organic molecule, if all 4 valencies are satisfied by different groups, then that carbon is called chiral carbon, and that molecule is called chiral molecule, and that is optically active। I repeat again, अब पूरे मोलेक्यूल में अगर 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, सभी कार्बन को देखिए।
अगर आपको कोई एक कार्बन मिल जाए ऐसा कि जिसकी ऑल वैलेंसीज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप, तो सीधा आप समझ लीजिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। बाद में आप मिरर इमेज को छोड़िए, उसका दो इक्वल पार्ट होता है कि नहीं होता है, सीधा आप बोल सकते हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, चलिए मैं एक सीक्वेंस में कार्बन लेता हूं। यहां पे ये कार्बन है तो उसकी 3 वैलेंस से हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, मतलब कि ये किराल कार्बन नहीं है। दूसरा कार्बन, उसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। मैंने क्या बोला, टोटल 4 वैलेंसीज मस्ट बी सेटिस्फाइड विथ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ये लास्ट वाला कार्बन ले लीजिए, तो इसकी 3 वैलेंसी भी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, मतलब कि ये भी कायरल कार्बन नहीं है। अब जो मैंने लास्ट में ये कार्बन रखा है, ये वाला, तो कुछ तो होगा, इसलिए लास्ट में ले रहा हूं। तो ये मोलेक्यूल अब मैं डिफरेंट वे से लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। कैसे, चलिए देखते हैं। ये कार्बन, उसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन, डाउन साइड क्लोरीन, एक साइड जो है CH3 और एक साइड जो है CH3CH2। कितना मैंने चेंज किया, ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से डिफरेंट कर दिया। अब देखिए इसकी 4 वैलेंसी, एक साइड है मिथाइल ग्रुप, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये इथाइल ग्रुप। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन ग्रीन बॉक्स में, ये कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये कायरल कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आप इक्वल 2 पार्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पोलरिमीटर में इसको रखेंगे तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एक साइड रोटेट करेगा, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। अगर ये मॉलिक्यूल में नॉर्मल ब्यूटेन ले लेता, चलिए CH3 CH2 CH2, क्लोरीन को हटा देता, 2 क्लोरोब्यूटेन की जगह पे सिर्फ नॉर्मल ब्यूटेन, तो देखिए यहां पे ये कार्बन इसकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से, ये कार्बन इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से, ये कार्बन 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से, ये कार्बन 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से। तो कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसकी चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड हुई है। इसका मतलब कि ये जो नॉर्मल ब्यूटेन है वो एकाइरल है, सिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको आप इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यहीं से ही मैं देख रहा हूं, देखिए ये मैंने डिवाइड करके दे दिया है कि नहीं। तो इसकी मिरर इमेज और ये खुद एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोसिबल है। इसको देखिए CH3 CH2, वो पहला वाला ही लिख रहा हूं, ClCH3। अब यहां से मैं इक्वल पार्ट करता हूं तो यहां पे क्लोरीन नहीं है, इस पार्ट में क्लोरीन है, मतलब आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब मैं ये समझ रहा हूं कि आपको कायरलिटी, ये सब एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। चलिए मैं और एक एग्जाम्पल लेके मैं समझा देता हूं। डाई 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, तो 3 कार्बन 1 2 3, और ये 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, ये CHO प्रोपेनॉल। बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर लो। इस कार्बन को देखिए, 3 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, मतलब कि ये किराल नहीं है। ये कार्बन देखो,
तो एक वैलेंसी OH से सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन, ये जो है यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब कि कार्बन की दो वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है, मतलब कि ये कार्बन भी नहीं है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कि ये कार्बन तो किराल ही है, लेकिन उसकी दो वैलेंसी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अल्डिहाइड ग्रुप है वो, तो दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है, तो ये भी किराल नहीं है, ये किराल है। कैसे, मैं दिखाता हूं। यहां पे आप देखिए तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, ये ले रहा हूं मैं 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, सॉरी ये गलत लिखा है, ये CH2OH। फिर से मैं एक बार आपको 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल कंपाउंड लिख के देता हूँ। ये पहला वाला गलत लिखा था, CH2OH, ये CH2 CH CHO OH, ये सही है, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। पहला वाला गलत था, क्योंकि ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3। अब देखिए इस कार्बन की दो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है तो वो निकल जाता है। यहाँ पे कार्बन की दो वैलेंसी जो है वो ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है तो ये निकल जाता है। अब बीच वाला मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे CHO। तो अब देखिए इस कार्बन को, इसकी चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है। ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, नीचे OH, राइट साइड CHO, लेफ्ट साइड CH2OH, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, और सीधा आप बोल दीजिए कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगी। चलिए तीसरा और एक ले लेते हैं, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। ये मीथेन, एक तो ब्रोमो, एक तो क्लोरो, एक तो आयोडो, और मीथेन एक कार्बन। तो ये मैंने इसलिए लिया, नहीं लेने वाला था फिर भी, क्योंकि ये बहुत इजी है समझने में, ये वाला ब्रोमो क्लोरो। अब इस कार्बन को आप देखिए, इस कार्बन को उसकी चारों वैलेंसी जो है, ब्रोमो क्लोरो ये आयोडो, फिर से लिख लेता हूं, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन, ये ब्रोमो, ये क्लोरो, ये आयोडो, और लास्ट हाइड्रोजन। देखिए इस कार्बन को, ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये कायरल कार्बन है। अच्छा बोलिए कायरल कार्बन की डेफिनेशन। If the four valencies of carbon is satisfied by different groups or different atoms, कोई ग्रुप नहीं, ये एटम है, क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम, आयोडीन एटम, हाइड्रो। If the four valencies of carbon satisfied by different group, then that carbon is called chiral carbon, ठीक है। अब आप ये पॉइंट नंबर 4 को पढ़िए, वही बोलते हैं कायरल सेंटर, मतलब कि चार वैलेंसी कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है, ABCD कोई भी। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड आता है तो वही एटम दो वैलेंसी सेटिस्फाइड, जैसे कहीं पे आप लिखते हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की दो वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है तो कायरल
नहीं होगा। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इसको या ये क्या, इसको क्या कैसे बोलेंगे कि कार्बन की तीनों वैलेंसी जो है एक को छोड़ के टोटल 4 होती है, नाइट्रोजन से सेटिस्फाइड है, तो ये कभी किराल नहीं हो सकता, ये भी कभी किराल नहीं हो सकता। लेकिन सिंगल बॉन्ड से अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स या एटम आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन एवरी टाइम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। चलिए अब पढ़ते हैं कायरल सेंटर। sp3 carbon bonded with a 4 different group is called chiral center और chiral atom। तो मैंने क्या बोला, कायरल कार्बन, हमको तो कार्बन ही देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर इस केमिस्ट्री को थोड़ा वाइड ले जाते हैं तो हम बोलेंगे कायरल सेंटर या कायरल एटम, लेकिन यहाँ तो हेलो अल्केन हेलो एरिन में सब कार्बन ही है, तो मैं बोलूंगा कि कायरल कार्बन। और अगर आप इस सेंटेंस की जगह पे ये जो मैंने अंडरलाइन किया है उसकी जगह पे आप ये रख दो कि इफ द 4 valencies ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय, if 4 valencies of carbon is satisfied by different groups or atoms, then that carbon is called chiral carbon। और दूसरी बात की, अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, तो उसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो टेट्राहेड्रल आएगी। ओके, तो स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑल 4 ग्रुप्स अराउंड दैट chiral कार्बन इज टेट्राहेड्रल। तो अब इस ये साइंटिस्ट के जो नाम है ये आप निकाल सकते हैं, इसका मुझे कोई काम नहीं, आर्ग्यूड दैट और ये सब। मैं जितना आपको बोल रहा हूँ पहले आप डेफिनेशन लिखिए, कायरल कार्बन, ये सेंटर की जगह पे आप कार्बन कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कायरल कार्बन, if the 4 valencies of carbon is satisfied by different group, then that carbon is called chiral carbon, that carbon is sp3 hybridized, and all these different groups or atoms are arranged tetrahedral। अब टेट्राहेड्रल तो ही है कि ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच डिफरेंट, डिफरेंट नहीं है तो भी टेट्राहेड्रल, जैसे मिथेन में हम बोलते हैं कि ये टेट्राहेड्रल, लेकिन ये कार्बन कायरल नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कंडीशन दी है कि इफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू दैट कार्बन आर डिफरेंट। तो ये तो यहाँ पे भी लिखा है, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये पैराग्राफ अगर आप बुक में लिखे तो आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब आप बोल सकते हो, फिर से मैं रिपीट कर दूं, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरा ध्यान रखना है कि अगर आप एक भी कायरल, अगर 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एक कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन एटम होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम एक कायरल कार्बन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो आप बोलिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है और इसकी मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोज्ड on that molecule, and that molecule is called asymmetric molecule। अब आप कायरल सेंटर जो डिसाइड करते हो, यहाँ पे कायरल सेंटर की जगह पे हर बार में कार्बन बोलता रहता हूं, ये सेंटर जो है वो जनरल वर्ड है। ये कार्बन की 4 वैलेंसी, ऐसे कोई भी एटम की डिफरेंट वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसको हम कायरल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको कार्बन के बारे में ही सोचना है। तो ये अगर कायरल, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, आर्टिस्टिक कार्बन, कार्बन स्टार से दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, और मैं बोल सकता हूं कि ये कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन है। इसको कायरल सेंटर भी बोला जाता है, इसको स्टीरियो सेंटर भी बोला जाता है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप सब वर्ड याद रखें, आप एक ही वर्ड याद रखें, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मीन्स एसिमेट्रिक कार्बन।
ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन पूछते हैं कि एक्सप्लेन एसिमेट्रिक कार्बन, तो आप कंफ्यूज मत होना, एसिमेट्रिक कार्बन इज अ कायरल कार्बन। एक्सप्लेन स्टीरियो सेंटर कार्बन, स्टीरियो सेंटर कार्बन इज नथिंग बट कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियो सेंटर कार्बन। केमिस्ट्री में उसको कार्बन स्टार से दिखाया जाता है। फिर से मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं जो ये इजी है, क्लोरो ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। और ये जो है ना 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और उसमें मुझे आपको बताना है कि कितने कायरल कार्बन है। एक हिंट्स दे दूं, सब में एक ही है। तो ये 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड लिखिए और मुझे बताइए कि कहाँ कौन सा कार्बन कायरल कार्बन है। और ये सब जो है वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। ठीक है, अब इसको हम यहाँ स्टार करेंगे। ये स्टार का मतलब ये है कि ये कार्बन कायरल कार्बन है। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये कभी कभी रेफरेंस बुक में ऐसा लिखा मिलता है कि CH3 CH2 Cl एंड CH3, तो यहाँ पे स्टार होता है। आप रेफरेंस बुक प्रिफर करेंगे ना तो कोई एक कार्बन पे स्टार होता है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है कि ये पूरा मोलेक्यूल है, इसमें कितने जो स्टार कार्बन है दे आर द एसिमेट्रिक कार्बन। अगर स्टार नहीं है तो आपको ढूंढना है। बात को पूरा समझिए। तो मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। फिर से एक बार मैं बोलूँ कि मैंने आपको आज पहले समझाया कायरालिटी, ये पूरा दिमाग में उतर गया। उसके बाद में आया वही कायरालिटी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कायरल है, एसिमेट्रिक है। तो उसमें से आपको ढूंढना है कि इसमें कितने कार्बन, मिनिमम एक होना चाहिए, कितने कार्बन जो है वो कायरल है। एक मिनिमम होगा तो आप बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए, यह है ब्यूटेन 2 ओल। एक एग्जांपल देके आपको समझाना है। ब्यूटेन 2 ओल एंड ये बॉन्ड जो है मैंने 11th में आपको समझाए थे, एक डैश बॉन्ड है। ये जो ऐसे बॉन्ड आता है, ऐसे ऐसे, ये वेज बॉन्ड है, वेज बॉन्ड। ये ऐसा बॉन्ड आता है, उसको बोलते हैं डैश बॉन्ड। और एक लाइन आती है, लाइन बॉन्ड। तो 3D केमिस्ट्री में हम 3 तरह के बॉन्ड का यूज करते हैं। अगर ये डैश बॉन्ड है, उसका मतलब कि आप जो स्क्रीन देख रहे हैं उसके पीछे मॉलिक्यूल। ये वेज बॉन्ड है, उसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल आपकी तरफ है। अगर ये लाइन वाला बॉन्डिंग है तो उसका मतलब कि वो स्क्रीन में ही है। समझ गए आप? पहले तो ये कंपाउंड कायरल है कि ये कायरल है, तो ब्यूटेन 2 ओल में यहाँ लिखता हूँ CH3 CH2 2 क्लोरोब्यूटेन। Cl की जगह पे OH रख दो, कोई नई बात नहीं है। OH CH3 क्या हुआ, ये 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओल। तो इसका मतलब कि ये जो मैं स्टार कर रहा हूँ, ये कार्बन, ये वाला, ये कायरल कार्बन है, क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी OH से सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी इथाइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी CH3 से सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो मैं थोड़ा इजी वे दिखाता हूँ। ये कायरल कार्बन बीच में रखिए, ये OH, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते, कोई बात नहीं। ये CH3, ये CH3 CH2, यह है। अगर आप डैश बॉन्ड वेज बॉन्ड का यूज नहीं करना चाहते तो ये मैंने मोलेक्यूल लिख लिया। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप उसको पूरा कहाँ लेके जाएंगे, उस किराल कार्बन को सेंटर में। यहाँ पे मैं मिरर रख देता हूँ, डैश डैश करके आप मिरर रख दीजिए बीच में। चलिए, ये है मिरर हमारा, हो गया। इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी,
तो यहाँ पे ये HO, ये कार्बन, ये CH3, ये आएगा CH3 जगह नहीं है तो समझ लीजिए, और यहाँ पे H। मतलब कि ये जो कंपाउंड मिरर में कैसे दिखेगा, यहाँ पे OH, यहाँ CH3, ये इथाइल ग्रुप सामने। अगर आप इसको पूरा इधर ले आते हो, घुमाना नहीं है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसका मतलब कि ब्यूटेन टू ऑल एंड इट्स मिरर इमेज। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखिए DE, ये फिगर D एंड फिगर E पूरा 3D में दिखाया है। ये CH3 जो है स्क्रीन के पीछे, ये C2H5 आपकी तरफ, ये H एंड OH इन बोर्ड। अगर आप यहाँ पे ये मिरर रख देते हो तो ये इसकी मिरर इमेज में हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ये OH OH CH3 CH3। अब आप इसको पूरा उठा के इसके ऊपर लगाने की ट्राई करेंगे तो नहीं लगेगा, मतलब कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। अगर आपको ये फिगर नहीं ड्रॉ, अभी तो यहाँ ये आप समझा रहे हैं तो ये एग्जाम्पल देना है आपको टेक्स्ट बुक में। You have to write compulsory this example. Either write the example of butane 2-ol or 2-chlorobutane, कोई भी एक लिख लेना, या OH की जगह पे क्लोरीन कर देना। तो ये मिरर इमेज, ये कंपाउंड है D, E इसकी मिरर इमेज, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है। अगर ये मैं फिगर नहीं ड्रॉ करता तो भी मुझे पता चल जाता, क्यों? तो कि इसमें एक किराल कार्बन है, किराल कार्बन है, मतलब कि ये नहीं होने वाला है सुपर इम्पोज। ये मुझे फिगर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये पूरा केमिस्ट्री का कंसेप्ट है आपको ड्रॉ करने। अब जैसे ही किराल कार्बन देखते हो बोल दो कि ये नॉन सुपर इम्पोसिबल है, एसिमेट्रिक है, ये इसमें एक किराल कार्बन है। अगर इसकी मिरर इमेज को मैं 180 डिग्री पे घुमाता हूं, 180 डिग्री पे, आपको नहीं घुमाना है, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। जैसे आप 180 डिग्री पे घुमाते हो तो यहां पे जो ग्रुप होगा वो ऊपर आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वरना आपको एक आपके पास मॉडल होना चाहिए उसको 180 डिग्री पे, तो ये नहीं, ये मत करना। आपको मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं। इसी मॉलिक्यूल को अगर 180 डिग्री का रोटेशन देते हैं, ये मिरर इमेज को इमेजिनरी रोटेशन देना है, तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है ये D, उसका इथाइल ग्रुप है वो ऊपर आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप की जगह पे आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। H की जगह पे, OH की जगह पे। जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री का रोटेशन दो, तब आपको ये इतना ही चेंज करना है। और आप D एंड F को देख लो, D and F also not super impossible to each other। ले जाओ सीधा इसको इसके ऊपर, तो ये C2H5 के ऊपर CH3 आएगा, CH3 के ऊपर ये C2H5 आएगा, बाकी ये OH के ऊपर OH आ जाएगा, H के ऊपर H आ जाएगा। लेकिन ये उसको सुपर इम्पोज नहीं बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोज। हर एक चीज के ऊपर नहीं आती है। आप इसको सुपर इम्पोज करो तो ये आप देखो OH इस तरफ आएगा, C2H5 OH की तरफ यहाँ C2H5 आएगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर मैं ये मॉलिक्यूल ले लेता, देखिए इसकी मिरर इमेज ले लेता, पूरा सुपर इम्पोज हो जाता है, CH3 सब CH3 के ऊपर CH3, ठीक है। आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा मत करो, ब्यूटेन ले लो, CH2 CH3, एक हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ले लीजिए इसकी मिरर इमेज, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ये रहता है, चलिए मैं फिर इसको समझाता हूँ। CH3 CH2, यहाँ आपको क्वेश्चन आया ना कि ये 180 डिग्री का रोटेशन क्यों किया। CHHCH3, ये क्या है? ब्यूटेन। मुझे पता है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है,
थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं क्योंकि मिरर इमेज भी लिखनी है। CH3 CH CH2 CH3 ऐसे। मिथाइल इथाइल कहीं भी रख सकते हो। अब इसकी मिरर इमेज ले लो, CH3 CH2 C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। ठीक है, इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोसिबल है। देखिए, ये अगर आप सुपर इम्पोज करने की ट्राई करेंगे तो CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा, C2 CH3 CH2। यहां स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये इसमें एक भी किराल कार्बन नहीं है, फिर भी ये दोनों तो नॉन सुपर इम्पोसिबल है। तो अब मैं कंसेप्ट को आगे बढ़ाता हूं कि अगर आप इसका 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो CH3 की जगह पे हाइड्रोजन वहीं पे रखने हैं, CH3 की जगह पे इथाइल आ जाएगा, इथाइल की जगह पे ये जो है मेन कंपाउंड है, ये इसकी मिरर इमेज है। अगर 180 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो ये ग्रुप जो है मिथाइल इथाइल की जगह पे, इथाइल मिथाइल की जगह पे, ये अंडरलाइन वाला, ये रेड अंडरलाइन वाला। अब आप देखिए हो गया ऐसा। तो इसका 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। तो जब भी डायरेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी कंडीशन में आप कभी ये मत बोलना कि ये तो नॉन सुपर इम्पोसिबल है, इसमें किराल कार्बन नहीं है, तो अब इसको क्या गिने। तो दो चीज करनी है आपको। पहले तो देखना है कि इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। चलो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। बाद में 180 डिग्री रोटेशन करके भी मिरर इसकी जो ये जो है ये मेन कंपाउंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, तब आपको फाइनल डिसीजन देना है कि ये किराल है। वरना आप ब्यूटेन में, नॉर्मल ब्यूटेन में धोखा खा जाओगे। ठीक है, उसमें मिरर इमेज जो है, फर्स्ट मिरर इमेज वो कंपाउंड के ऊपर सुपर इम्पोसिबल नहीं है, लेकिन आप 180 डिग्री का रोटेशन जब देते हो तब वो सुपर इम्पोज हो जाती है। इसका मतलब कि ये एक किराल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पे कोई जरूरत नहीं थी ये एफ ड्रॉ करने की, क्योंकि मिरर इमेज ही नॉन सुपर इम्पोसिबल है। ब्यूटेन में धोखा खा जाओगे क्योंकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, फिर भी उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल है। तो अब क्या करेंगे, तो 180 डिग्री का रोटेशन करके देखिए तो सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो मिरर इमेज एंड its image by rotating 180 degrees should not be superimposed। दो बार देखना है, अगर पहला नहीं होता है तो दूसरा भी नहीं होना चाहिए। यहां पे ई सुपर इम्पोज नहीं होता है तो एफ भी नहीं होता है। अगर ई सुपर इम्पोज नहीं होता है और एफ हो जाता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देख लीजिएगा, समझने की ट्राई करिए, बहुत इजी कंसेप्ट है। चलिए अब आगे चलता हूं मैं। ये रिपीट पॉइंट है, द मोलेक्यूल्स दैट लैक सिमेट्री कोल्ड एकिराल मोलेक्यूल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये पॉइंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो आगे हम बोल चुके हैं कि फिर से मैं एक बार बोल दूं, बार बार रिपीट करता रहता हूं कि बच्चे भूल जाते हैं बाद में। अगर किराल कार्बन है तो उसमें एसिमेट्री है, एसिमेट्री अगर है तो वो किराल मोलेक्यूल है, क्योंकि उसमें किराल कार्बन है, और वही ऑप्टिकली नहीं, ये पॉइंट लिखना है, सॉरी सॉरी सॉरी। The molecule that lacks a symmetry called achiral molecule are optically inactive। ये जो है ना, थोड़ा सेंटेंस में मुझे कंफ्यूजन, मतलब कि ये एसिमेट्री आप, इसलिए थोड़ा हमें कंफ्यूज हो गए हम लोग।
ये जो है द मोलेक्यूल लैक्स एसिमेट्री, जिसके अंदर एसिमेट्री नहीं होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फिर से पढ़ लेना, थोड़ा हम ये राइटिंग में कंफ्यूज हो गए। द मोलेक्यूल दैट लैक्स एसिमेट्री, ये इसके साथ है ए। द मोलेक्यूल दैट लैक्स एसिमेट्री, तो बोलेंगे ए किराल, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इससे अगर मैं इजी सेंटेंस बोलूं तो इसकी जगह पे मैं अभी बोल रहा हूं वो भी लिख सकते हैं कि इफ मोलेक्यूल नॉट कंटेन chiral carbon, then that molecule is called asymmetrical molecule, that molecule is called achiral molecule, and that molecule is optically inactive। आगे भी मैं समझा चुका हूं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल दे दो, मैंने आगे भी समझाया, फिर भी यहां पे हम समझ लेते हैं। ये देखिए प्रोपेन 2-ऑल, आप अपने आप करिएगा, क्योंकि मैंने ये चीज जो है ना अभी अभी मैंने ब्यूटेन लेके समझाया है। देखिए प्रोपेन 2-ऑल, मुझे पता ही है प्रोपेन 2-ऑल में ये कार्बन की दो वैलेंसी, मतलब कि ये कार्बन एक किराल कार्बन है, ये रेड डॉट वाला सेंट्रल कार्बन, क्योंकि उसकी दो वैलेंसी मिथाइल से सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर मुझे समझाना है तो आप ये देखिए ए एंड बी, तो ए एंड बी अगर आप ए के ऊपर उसकी मिरर इमेज बी सुपर इंपोज करना चाहोगे तो नहीं होगी। तो ए बी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नॉन सुपर इंपोज है, ये तो नॉन सुपर इंपोजेबल है, ए एंड बी आर नॉट सुपर इंपोजेबल। लेकिन उसका आप 180 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो 180 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो ये बी की कंपैरिजन में ये जो CH3 है यहां पे आ जाएंगे, मतलब कि ये CH3 ऊपर आ जाएगा, ये CH3 नीचे आ जाएगा, वो भी आपको देखना है, क्योंकि यहां तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि दोनों CH3 है, एक ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। इसकी कंपैरिजन में अगर आप ये करना चाहते हो तो सिर्फ आपको ये करना है, एक ऊपर वाला नीचे ले जाना है, ये CH3 नीचे वाला ऊपर ले जाना है। अगर मिरर इमेज की कंपैरिजन में करते हो तो कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। देखिए ये मिरर इमेज, सिर्फ ये सॉरी ये मिरर इमेज नहीं है, ये 180 डिग्री का रोटेशन है। बी की कंपैरिजन में सी जो है वो 180 डिग्री का रोटेशन है, लेकिन लगता है मिरर इमेज जैसा। तो अगर आप 180 डिग्री का रोटेशन नहीं समझ पाते तो थोड़ा क्या है उसकी मिरर इमेज यहां कर सकते हो, आगे नहीं कर सकते हो। तो अब आप ए और सी को देखिए और इसके ऊपर सुपर इंपोज करिए तो हो जाता है, रोटेशन इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाता है, मिरर इमेज नहीं होती है। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है। आगे वाला मैं एग्जांपल आपको समझाऊं तो देखिए डी की कंपैरिजन में एफ कितना फर्क है, ये ऊपर ये नीचे। ई की कंपैरिजन में एफ तो कितना फर्क है, ये जो है ये वाला ये सीधा इसकी मिरर इमेज टाइप है, ये सामने। लेकिन मिरर इमेज में भी क्या एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि ये मिरर नहीं है, इसमें भी आपको ये C2H5 ऊपर ले जाना है, ये CH3 नीचे ले जाना है। देखिए फिर से एक बार ध्यान से, ये दोनों को जब आप करें 180 डिग्री तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास 3D मॉलिक्यूल नहीं है। अगर डी की कंपैरिजन में एफ करे तो ये ऊपर ले जाना है, ये नीचे ले जाना है। ई की कंपैरिजन में अगर आप एफ करते हो तो भी वही करना है, लेकिन साइड चेंज करनी है। यहाँ पे ये दोनों जो है वो राइट साइड है तो यहाँ लेफ्ट साइड ले लेने हैं, ऊपर नीचे तो करना ही है। ऊपर नीचे यहाँ करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके कंपैरिजन में वही है, ये लेफ्ट साइड है तो चेंज करके यहाँ राइट, सॉरी ये हाँ दोनों लेफ्ट साइड लेकिन चेंज करना है। डी की कंपैरिजन में एफ आप करो तो ये भी लेफ्ट साइड ये भी लेफ्ट साइड,
लेकिन सिर्फ चेंजिंग। इतना भी देखो तो इसको देखने की जरूरत नहीं रहती, वो ऑटोमेटिकली सेट ही आ जाएगा। तो आप कितना ध्यान रखिएगा, डी और एफ को ध्यान में रखिए, सिर्फ इतना चेंज कीजिए ऊपर नीचे का, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये ई एफ सेट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी सुपर इम्पोज नहीं है, ये भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूं, तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट एनांसियोमर से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, अब प्रोपेन टू ऑल जो है इज नॉट कंटेन्स एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का दूसरा मतलब है किराल कार्बन, बिकॉज ऑल द फोर ग्रुप अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन आर नॉट डिफरेंट। इसका मतलब है कि 3 ग्रुप डिफरेंट है लेकिन 2 ग्रुप सेम है, ये मिथाइल। मतलब ये इसका मतलब ये है कि ऑल ग्रुप 4 ग्रुप्स आर नॉट डिफरेंट। एक ओ OH है, एक H है और 2 मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब सीधा हुआ कि द मिरर इमेज बी when rotated by 180 degree then it gets completely overlap on C। C जो है A के ऊपर ओवरलैप है, तो आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि B जो है A के ऊपर ओवरलैप नहीं होता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आपको फाइनल डिसीजन तो C से ही मिलेगा, और C कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एनांसियोमर से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये स्टीरियो केमिस्ट्री हम धीरे धीरे जा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।